नमस्कार स्टूडेंट, श्री श्याम महाविद्यालय पीजी कॉलेज चंदवा जी में सभी ऑनलाइन क्लास लेने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम आपको राजस्थान के भौतिक विभाग पढ़ा रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे राजस्थान बांगर अथवा अर्धशुष्क प्रदेश। इससे पहले हम जो राजस्थान के भौतिक विभाग हैं उनमें पश्चिम रेतीला प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन करवाया था। तो राजस्थान बांगर अथवा अर्धशुष्क प्रदेश है, ये भाग हमारे राजस्थान में कहाँ है। तो इसमें हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो ये लगभग 7500 वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र फैला हुआ है। 7500 वर्ग किलोमीटर में। अब इस भाग में राजस्थान बांगर और अर्धशुष्क प्रदेश में इसके जो मुख्य भाग है, इसके 4 भाग बांट करके इसका अध्ययन किया गया है। सबसे पहले है लूनी बेसिन और इसे गोडवार बेसिन के नाम से भी जानते हैं। गोडवार बेसिन। तो सबसे पहले राजस्थान बांगर अथवा अर्धशुष्क प्रदेश को हम 4 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। इसका प्रथम भाग है लूनी बेसिन, इसे हम गोडवार बेसिन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो ये भाग है कौन सा है? हमारे राजस्थान में ये जो भाग है ये भाग जिसे हम गोडवार बेसिन के नाम से जानते हैं। लूनी नदी। तो लूनी नदी का जो बेसिन है गोडवार बेसिन है। यह है कौन सा क्षेत्र? अजमेर जिला। अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से निकलती है। अजमेर नाग पहाड़ी। इसके बाद में ये नदी पहले कहाँ? पश्चिम दिशा की ओर, ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और ये नदी अजमेर और अजमेर के बाद में ये जोधपुर और इधर बाड़मेर, इसके बाड़मेर और फिर ये जालोर। इस भाग को किस नाम से जानेंगे? लूनी बेसिन के नाम से जानेंगे। अजमेर, जोधपुर और बाड़मेर, इसके अलावा जालोर। तो ये नदी लूनी बेसिन अजमेर जिला है। इसके बाद में इसका कुल अफवाह क्षेत्र, इसका अफवाह क्षेत्र 34,866 वर्ग किलोमीटर है। ये इतने क्षेत्र में यह नदी बहती है।
इसके बाद में ये नदी यहां क्या है, पाली। जोधपुर में इसमें जोजरी नदी मिलती है। अब ये जोजरी नदी कहां, जोजरी नदी ये नदी है और इसे कहेंगे जोजरी नदी। ये कौन सा भाग है, दायां, और ये बायां। एकमात्र बाएं भाग से मिलने वाली नदी है, अर्थात जोजरी नदी। इसके बाद में इसमें देखो खारी, अन्य नदी, अन्य सहायक नदी, इसमें है बांडी, जवाई, सूकड़ी और लालरी और घुइया। ये किसकी सहायक नदियां हैं, अन्य सहायक नदियां किसकी है, लूनी नदी की। अब ये है, ये पाली से आती है, बांडी, जवाई, सूकड़ी, लालरी और घुइया। तो पाली जिले से बांडी, जवाई, सूकड़ी, लालरी और घुइया नदी किस नदी में मिलती है, ये मिलती है लूनी में। तो लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी हो गई, जोजरी, जो एकमात्र कौन से भाग से, बाएं भाग से मिलने वाली नदी है। इसके बाद में अन्य नदी कौन सी है, अन्य नदी है, देखिए ये है बांडी, जवाई, सूकड़ी और लालरी घुइया, लालरी और घुइया। इस जो नदी वाला टॉपिक है, इसको हम विस्तृत रूप से आपको राजस्थान के अपवा तंत्र में नदियों के बारे में पढ़ाएंगे। इसके अलावा लूनी नदी का यह भाग काफी उपजाऊ है। इसके अलावा जो ये लूनी नदी है, जिसे हम लूनी बैसिन या गोडवार बैसिन कहते हैं, तो लूनी नदी है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। लूनी नदी अजमेर से निकल करके बाड़मेर, ये क्या है, बाड़मेर, और बाड़मेर का कौन सा, बालोतरा जंक्शन, बालोतरा जंक्शन अर्थात रेलवे स्टेशन, यहां तक इस नदी का पानी मीठा, जल कैसा है, मीठा। इसके बाद में इस लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या हुआ कि जब बालोतरा जंक्शन है, उससे आगे बालोतरा जंक्शन से भूमि में क्या पाया जाता है, क्षारीयता, और इस क्षारीयता के कारण नदी का जल खारा हो जाता है, नदी का जल खारा हो जाता है। तो इसमें जो लूनी बैसिन, गोडवार बैसिन पड़ा,
इसमें क्या मुख्य प्रश्न कौन से बन जाते हैं? गोंडवाना बेसिन किसे जाना जाता है? लूनी बेसिन को गोंडवाना बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? अजमेर जिले से ये नाग पहाड़ी से निकलती है, इसके बाद में जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में ये प्रभावित होती है। इसका कुल अफवाह क्षेत्र 34,866 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा इसका मुख्य मोस्ट क्वेश्चन क्या है कि जोजरी नदी कहाँ से निकलती है? जोधपुर से। एकमात्र कौन से भाग से? बाएं भाग से मिलने वाली एकमात्र नदी है। अन्य सहायक नदियाँ कौन सी है? बांडी, जमई, सुपड़ी, लालड़ी और गुहिया। लूनी नदी का भाग काफ़ी उपजाऊ है। इसके अलावा ऐसी कौन सी नदी है जिसका पानी बालोतरा जंक्शन तक मीठा है? वो कौन सी है? वो है लूनी नदी। इसके अलावा आगे क्या होता है? खारा। क्यों हो जाता है? क्षारीयता की वजह से जल खारा हो जाता है। क्षारीयता किसमें है? क्षारीयता है भूमि में, क्षारीयता की वजह से खारा हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लिया। तो यह है राजस्थान बांगर का प्रथम भाग। इसके बाद में है शेखावटी दूसरा भाग। कौन सा है? दूसरा भाग है शेखावटी भूभाग। दूसरा भाग है शेखावटी भूभाग। अब शेखावटी भूभाग में कौन से जिले आते हैं? शेखावटी भूभाग में सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले आते हैं। देखिए, सीकर और चूरू और झुंझुनू ये 3 जिले आते हैं। इसमें ये है हमारा जयपुर और जयपुर जिला, और ये है सीकर, और ये झुंझुनू, और ये हो गया चूरू। ये है चूरू, और ये झुंझुनू, और ये सीकर। तो ये जो सीकर, चूरू, झुंझुनू किसके नाम से जानते हैं? शेखावटी भूभाग के नाम से जाने जाते हैं। इस भाग को हम आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब आंतरिक प्रवाह क्षेत्र क्यों? क्योंकि इस भाग की मुख्य नदी कौन सी है? कांतली नदी है, और ये कांतली नदी का उद्गम है सीकर जिला। कौन सा? सीकर जिला। और सीकर जिले में ये कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी। तो ये हुआ सीकर। सीकर में कहाँ? खंडेला। सीकर में खंडेला, और इस खंडेला में यहां से कौन सी? खंडेला, और खंडेला में से कौन सी नदी निकलती है? कांतली, अर्थात खंडेला की पहाड़ियों से। अब ये नदी निकली, लेकिन ये एक मौसमी नदी है। कौन सी नदी है? मौसमी नदी है, और इसका जाल यहाँ से झुंझुनू और चूरू की सीमा पर क्या हो जाता है? समाप्त। इसीलिए हम इसे कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? ये है आंतरिक जल प्रवाह की मुख्य नदी। यहाँ जो जल के कुएं हैं उन्हें जोहड़ के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान प्रदेश का हमने दूसरा भाग पढ़ा, शेखावटी भूभाग, सीकर, चूरू, झुंझुनू। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र क्यों कहा? मुख्य नदी यहाँ
कांतली नदी बहती है जो सीकर में खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और झुंझुनू और चूरू की सीमा के पास में यहाँ जाकर के इसका जल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ जल के जो कुएं हैं या तालाब है उन्हें जोहड़ के नाम से जाना जाता है। हम आपको राजस्थान के भौतिक विभाग पढ़ा रहे हैं। इसके बाद नागौरी उच्च प्रदेश के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तीसरा भाग है नागौरी उच्च प्रदेश या नागौरी भाग। नागौरी प्रदेश शब्द से ही हो गया कौन सा जिला, नागौर जिला। अब स्टूडेंट ध्यान देंगे, चूरू, तो ये जो जिला है ये जयपुर आ गया, जयपुर, और ये जो जिला है वो हो गया नागौर। कौन सा जिला है इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो टचिंग है वो देखिए कौन कौन से हो गए। नागौर से ये भाग में नागौरी प्रदेश में आ गया नागौर, और अजमेर का कुछ भाग, इसके अलावा जोधपुर इससे टच। तो ये जो भाग है चूरू का आसपास का क्षेत्र नागौरी प्रदेश के नाम से जानेंगे। अब इसकी जो मुख्य विशेषता है ये एक बालू का मुक्त प्रदेश है। बालू का मुक्त प्रदेश, बालू का मुक्त प्रदेश। नागौरी उच्च प्रदेश में क्या बालू का स्तूप पाए जाते हैं? नहीं, ये भाग क्या है, बालू का मुक्त प्रदेश है, अर्थात यहाँ किसी भी प्रकार के बालू का से स्तूप नहीं बने हुए हैं। तो इस भाग में क्या है, इस भाग में नमकीन झीलें हैं। अब ये नमकीन झीलें कौन कौन सी हैं? इन नमकीन झीलों में ये जो नमकीन झीलें हैं उनमें मुख्य है, देखो, डीडवाना, मकराना, इसके अलावा सांभर। अब इसमें नमकीन झीलें कौन सी है कि जैसे ये नागौर हुआ तो ये और ये क्या है, डीडवाना और मकराना। अर्थात बताइए नागौरी उच्च प्रदेश में किस प्रकार की झीलें पाई जाती है? नागौरी उच्च प्रदेश में नमकीन झीलें पाई जाती है जिसमें डीडवाना, सांभर और मकराना है। ये जो हमारा जयपुर जिला है तो यहाँ पे सांभर झील है। सांभर झील मुख्यतः जयपुर जिले में है। कौन से स्टेशन के पास में है? फुलेरा जंक्शन के पास में है। इसका कुछ भाग नागौर में भी स्थित है। इसलिए सांभर, डीडवाना, कुचामन, कौन सी एक है, कुचामन, ये है नमकीन झीलें। तो भाग पढ़ा हमने 3। चौथा भाग कौन सा है? और चौथा भाग का जो हम अध्ययन करेंगे, स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये है घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश। अब ये घग्गर प्रदेश है, कौन सा है इसमें? घग्गर प्रदेश में हनुमानगढ़, इसके अलावा कौन सा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर इस भाग के मुख्य जिले हैं। तो ये है हनुमानगढ़
और ये हो गया श्री गंगानगर। ये है हनुमानगढ़ और ये जिला कौन सा हुआ? श्री गंगानगर। अब ये जो कौन सा है? घग्गर प्रदेश। इसे घग्गर प्रदेश के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ एक नदी बहती है घग्गर, ये है कालका से निकलती है। कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई ये हनुमानगढ़ अर्थात ये गंगानगर जिला और लास्ट में ये पाकिस्तान तक जाती है। अब पाकिस्तान के कहाँ तक ये नदी जब वर्षा होती है तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिसका जल वर्षा काल में पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है? तो ये स्टूडेंट ध्यान देंगे, जीके का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास तो किसका? घग्गर नदी का। कौन सी नदी का जल? घग्गर नदी का। हम आपको कौन सी नदी पढ़ा रहे हैं? घग्गर का जल कहाँ तक चला जाता है? कहाँ तक चला जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास तक इस नदी का जल चला जाता है। इस नदी को देखिए क्या कहते हैं? मृत नदी। मृत नदी, इसके अलावा नट नदी के नाम से भी जानते हैं। मृत नदी, नट नदी तथा घग्गर नदी के पाठ को, घग्गर नदी के पाठ को कहा जाता है नाली। नाली, घग्गर नदी के पाठ को नाली कहा जाता है। मोस्ट है ये, यहाँ से यहाँ तक मोस्ट। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी कौन से जिलों में बहती है? बताएंगे। घग्गर नदी हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर 2 जिलों में बहती है। इसका जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। इस नदी को मृत नदी, नट नदी और घग्गर नदी के पाठ को नाली कहा जाता है। कौन सी नदी के पाठ को नाली कहा जाता है? घग्गर नदी के पाठ को नाली कहा जाता है। ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे बीए भाग प्रथम के सिलेबस में है। बाकी राजस्थान का जो भूगोल है, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो पटवार हो, रीट हो, कांस्टेबल हो, हाई कोर्ट, ग्रुप डी हो, सभी में ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे। राजस्थान का भूगोल आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के जो मुख्य बुक हैं डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, इसके अलावा LR भल्ला, लाजपत राय भल्ला और HS शर्मा की बुक के मुख्य सार आपको राजस्थान के भूगोल में पढ़ाए जा रहे हैं। स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। धन्यवाद। आपने राजस्थान बांगर अथवा अर्ध शुष्क प्रदेश के 4 भाग पढ़े। हम अब आपको जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश के दोनों भाग विस्तृत रूप से पढ़ाए। हम अब आपको जो राजस्थान के भौतिक विभाग है उसका जो दूसरा भाग है, मध्यवर्ती भाग, जिसे हम अरावली प्रदेश के नाम से जानते हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। विस्तृत रूप से पढ़ाए गए ऑनलाइन क्लासों का स्टूडेंट लुत्फ उठाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार रहें। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल कंप्लीट ऑनलाइन क्लास के माध्यम से तैयार करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप राजस्थान के भूगोल का जीके कंप्लीट तैयार करेंगे।
तो अब है दूसरा भाग, हम आपको पढ़ा रहे हैं राजस्थान के भौतिक विभाग, राजस्थान के भौतिक विभाग। और इसमें हमने आपको क्या पढ़ाया, पश्चिमी रेतीला प्रदेश के दोनों भाग पढ़ा दिए। पश्चिमी रेतीला प्रदेश को दो भागों में बांट करके हम अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं अरावली पर्वत श्रेणी। हम आपको राजस्थान के भौतिक विभाग का दूसरा मुख्य विभाग अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला या इसको मध्यवर्ती भाग के नाम से भी जानते हैं, इस भाग को पढ़ाने जा रहे हैं। स्टूडेंट ध्यान पूर्वक ध्यान दे। राजस्थान का मानचित्र बनाते हुए फिर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं राजस्थान का मध्यवर्ती भाग, और जिसे हम अरावली प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। हम इसी के साथ राजस्थान का भौतिक प्रदेश आपको विस्तृत रूप से पढ़ा रहे हैं। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला गुजरात के चंपानेर जिले से शुरू होती है, जिले से शुरू, और इसका समापन होता है दिल्ली, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात के चंपानेर जिले। अब ये क्या है, ये है सिरोही जिला। कौन सा जिला है, सिरोही। स्टूडेंट विस्तृत रूप से पढ़े होंगे टॉपिक नंबर 1, तो ये हो गया गुजरात। और अगर ये भारत का मैप देखें तो ये कौन सा हो गया, अरब सागर, अरब सागर हुआ। वैसे तो अरावली पर्वतमाला अरब सागर से ही शुरू होती है, कच्छ से, लेकिन ये गुजरात के कहाँ से, चंपानेर। तो ये है चंपानेर, चंपानेर से शुरू होकर के सिरोही, ये कौन सा आ गया, सिरोही। और फिर ये पूरा जयपुर, और लास्ट में ये देखिए ये है जयपुर जिला, और जयपुर के लास्ट में ये क्या आ गया, जयपुर के लास्ट में आया बहरोड, और बहरोड से दिल्ली शुरू हो जाता है। क्या, बहरोड से दिल्ली शुरू हो जाता है। और ये हुआ राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। यहाँ तक कौन सी पर्वतमाला हुई, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, इसकी यहाँ से लेकर के, चंपानेर से लेकर के यहाँ तक इसकी कुल लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी है, 692 किलोमीटर। लेकिन ये पूरी है। अगर हम राजस्थान में इसकी लंबाई
का अध्ययन करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये जीके की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसी के साथ अरावली पर्वतमाला कहाँ कहाँ है? देखिए, सिरोही, इसके अलावा उदयपुर और राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और अलवर। इसके अलावा सीकर में कौन सा? नीम का थाना। अब नीम का थाना में क्या? खंडेला, रघुनाथगढ़, ये अरावली पर्वतमाला के मुख्य क्या है? जिले हैं। जैसे सिरोही है तो ये हो गया उदयपुर और ये राजसमंद। इसके अलावा ये है जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और ये है अलवर। तो ये है जयपुर, अलवर और अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। तो ये भाग किस भाग में आएंगे? ये भाग आएंगे अरावली पर्वतमाला मध्यवर्ती भाग के मुख्य जिले हैं। इस भाग में मुख्य क्या है? इस अरावली पर्वतमाला का जब हम अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण अरावली पर्वतमाला का अध्ययन हम एक साथ करें तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम अरावली पर्वतमाला को 4 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। हम 4 भागों में बांट करके अरावली पर्वतमाला का अध्ययन आपको समझा रहे हैं। कितने भाग? 4 भाग। अभी 4 भाग किस प्रकार बांटे कि जैसे ये सबसे पहला हो गया नॉर्थ और ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब सबसे पहले हम अगर दिशाओं के आधार पर इसका अध्ययन करें तो सबसे पहले उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। अब उत्तरी पूर्वी भाग कौन सा हो जाएगा? देखो ये हो गया नॉर्थ, कौन सा हो गया? उत्तर, और ये हो गया पूर्वी। तो हम इस भाग का अध्ययन करेंगे तो ये हो गया उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। इस भाग में अलवर जिले का अधिकांश भाग है, अलवर। इसके अलावा सीकर, तो अलवर कौन सा हो गया? ये जयपुर और सीकर, जयपुर, खेतड़ी,
माधोपुर, श्री माधोपुर। तो ये मुख्य क्या हो गए, इसके क्षेत्र हुए। अब इसमें वैसे तो हम अरावली जो पर्वतमाला है उसकी जो चोटी है, अरावली पर्वतमाला की चोटियां कौन कौन सी है? एक गुरु सीकर है, 2 शेर, 3 जरखा, अचलगढ़, अचल, 5वां रघुनाथगढ़, फिर है खो, फिर 7वें नंबर पे है तारागढ़, भेराज, और फिर यह है भाई, और चोटी कौन सी हो गई, लास्ट में कौन सी हो गई? बैराट हो गई। अब ये जो अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं, हम इन्हें क्रम से भी याद रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार क्रम भी पूछ लेता है कि एक बार रीट में पूछा कि अरावली पर्वतमाला की द्वितीय चोटी कौन सी है, शेर है। तीसरी भी पूछ सकता है, जरखा है। तो इसमें हम अगर कोडिंग करें तो देखिए गुसेज और खोता, भे, इससे हम संपूर्ण चोटियों को याद कर सकते हैं। तो ये अब हम पढ़ क्या रहे, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। हमें केवल पढ़ना है कि इस भाग में कौन कौन सी चोटियां हैं। तो देखिए जयपुर, जयपुर में कौन सी चोटी है? जयपुर में है बैराट, जयपुर में है बैराट, जयपुर में बैराट है। जयपुर में बैराट, अलवर में भी ये मानी जाती है। इसके अलावा ये जो सीकर है, सीकर में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, 1055 मीटर सीकर में है। तो इसका जो मुख्य प्रश्न बना कि अरावली पर्वतमाला की उत्तर पूर्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर क्या आएगा? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ किसमें है? सीकर में है। सबसे ऊंची है, कितनी है? 1055 मीटर, अर्थात उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे, जयपुर में भाभाई है, भाई चोटी कहाँ है? जयपुर में है। हम आपको समस्त चोटियों की ऊंचाई भी लास्ट में टॉपिक के अंत में आपको लिखवाएंगे। बैराट की 704 है, बैराट की 704 है। इसके अलावा खो जयपुर में है 920 किलोमीटर, 920 मीटर है। तो जयपुर की सबसे ऊंची चोटी, जयपुर की
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खो, ये भी मोस्ट है। इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश का मुख्य प्रश्न हुआ कि उत्तरी पूर्वी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है, जो 1055 मीटर है। कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, सीकर, जयपुर, खेतड़ी, श्री माधोपुर जिलों के साथ तहसील भी है। धन्यवाद, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको इसका जो दूसरा भाग है मध्य अरावली श्रेणी पढ़ाएंगे। मध्य अरावली श्रेणी। अभी जो मध्य अरावली श्रेणी है, इस भाग की मुख्य चोटियां कौन सी है? इस भाग की मुख्य चोटियां हैं, देखो इसमें है अजमेर टॉप और जयपुर मुख्य है। तो इसमें तो क्या है? खो सबसे ऊंची है जयपुर की, लेकिन अजमेर में मुख्य चोटी है तारागढ़, जिसके ऊपर गठरिडली बना हुआ है। तारागढ़ में कौन सा है? तारागढ़ मध्य भाग की सबसे ऊंची चोटी। याद रखेंगे कि मध्य भाग की मुख्य चोटी कौन सी है? तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में, अजमेर में है। और इस पे गढ़ बीठली दुर्ग बना हुआ है। तो मध्य अरावली पर्वतमाला आपने पढ़ा। इसके अलावा शेखावटी भाग, कौन सा भाग? शेखावटी भाग का कुछ क्षेत्र भी इसमें आता है। तो शेखावटी में क्या है? सीकर, इस भाग में सीकर के कुछ जिले आते हैं। तो इसमें देखो झुंझुनू के सिहाना तक पहाड़ियां हैं। झुंझुनू का कौन सा भाग? सिहाना, सिहाना तक पहाड़ियां। इसके अलावा खेतड़ी भी इसी भाग में आता है। झुंझुनू, तो ये झुंझुनू का सिहाना, झुंझुनू का सिहाना भाग है। झुंझुनू का कौन सा भाग है? सिहाना। इसके अलावा मेरवाड़ा पहाड़ियां अजमेर में, मेरवाड़ा अजमेर में है। और ये इसकी मुख्य चोटी है तारागढ़ है, जो समुद्र से 870 मीटर की ऊंचाई पर है। किससे? समुद्र से। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये समुद्र तट से कितना ऊंचा है। इसके बाद में दो पढ़ा, तीसरा है, तीसरे नंबर पे जो है वो मेवाड़ की पहाड़ियाँ। मेवाड़ की पहाड़ियाँ या भूराट का पठार, जो ये टॉपिक है मेवाड़ की पहाड़ियाँ, भूराट का पठार अति महत्वपूर्ण है। इसमें कई बार क्वेश्चन पुटअप किए गए कि ये भाग कहाँ कहाँ है। देखिए ये उदयपुर, कहाँ? उदयपुर। इसके अलावा डूंगरपुर वाले जो क्षेत्र हैं उनको भूराट के पठार के नाम से या मेवाड़ की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। राज संबंध भी है। कौन सा है? राज संबंध। अब देखो राज संबंध में क्या है?
राज संबंध। इसमें जो पहाड़ी है वो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लिया और मुख्य है भोराट का पठार, भोराट का पठार ये है कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ से कहाँ? कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच भोराट का पठार स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा राज संबंध में आ गए कि जो है वो भोराट का पठार है, भोराट का पठार। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अर्थात जीके में भी अति महत्वपूर्ण है। भोराट का पठार कहाँ स्थित है? भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों का जो बीच का भाग है वो क्या है? भोराट का पठार कहा जाता है। अब इसमें एक है भाकर, ध्यान दे, भाकर। और भाकर है सिरोही में। भाकर कहाँ पाए जाते हैं? सिरोही में। सिरोही में जो पूर्वी भाग है उसमें तीव्र पहाड़ियां हैं, उनको भाकर के नाम से जाना जाता है। तो भाकर कहाँ है? सिरोही में। और भोराट का पठार कहाँ है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है। इसके अलावा और इसमें मोस्ट क्या है? और मोस्ट है गिरवा। ये क्या है? उदयपुर में पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? गिरवा। उदयपुर की पहाड़ियाँ गिरवा कहलाती है। उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या कहलाती है? गिरवा। गिरवा आपने पढ़ा। इसी के साथ हम आपको दी मोस्ट, ये वेरी मोस्ट है, ये भी वेरी मोस्ट है और ये भी वेरी मोस्ट है। अब आपको जो इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर ये कहाँ है? सिरोही में। सिरोही जिला। सिरोही जिला। तो सिरोही जिला में ये जो गुरु शिखर चोटी है माउंट आबू में है। कहाँ है? माउंट आबू। माउंट आबू में गुरु शिखर। इसकी कुल लंबाई है 1722 मीटर और 1727 मीटर। अगर पहाड़ी के ऊपर मंदिर है और मंदिर के ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है इसको देखें तो 1727 मीटर। अगर ये गुरु शिखर क्या है? पर्वत है, इसी की ऊंचाई है तो 1722 मीटर है। महत्वशाली क्वेश्चन है। गुरु शिखर वेरी मोस्ट है और ये भी जीके में आ सकता है। ये भी वेरी मोस्ट जीके में है और ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं मध्यवर्ती भाग के। इसी के साथ कर्नल जेम्स टॉड
जो टोड था, कर्नल कौन से थे? जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा। बताइए, कर्नल जेम्स टोड ने कौन से पर्वत को संतों का शिखर कहा? तो वो है गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। इसी के साथ स्टूडेंट जो ये भाग है इसका एक अच्छा स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके साथ देखो, ये है जालोर और यहाँ सिवाना की पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो ये भी पहाड़ी शब्द आ गया तो वो भी भौतिक विभाग का भाग हो गया। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले, धन्यवाद। इसी में हम आपको एक आबू पर्वत के बारे में बताया कि इसको संतों का शिखर कहा गया। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। और इसी के साथ आपका ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश पूर्ण हुआ। हम सिरोही शब्द है, सिरोही क्या है? ये जिला है और हिंदी में नाम है सिरोही। आप ध्यान दें, सिरोही शब्द का मतलब है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? पर्वतमाला। जहाँ पर पर्वतमालाएं होंगी वहाँ पे नामकरण होगा सिरोही। अंतिम जो भाग है उत्तरी पूर्वी का सीकर में नीम का थाना में भी सिरोही है। अर्थात ये क्या है? अगर इसका संधि विच्छेद करें, सिर प्लस आरोही अर्थात बढ़ता हुआ सिर, तो सबसे बढ़ता हुआ सिर अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा सिर कौन सा हुआ? तो सबसे बड़ा सिर हुआ गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही जिले में। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1722 मीटर। तो सबसे ऊंचा हो गया, क्योंकि उत्तर में तो 1055 कौन सा है? रघुनाथगढ़ है। और मध्य में क्या है? तारागढ़ बड़ी है। जो सबसे ऊंचा सिर किसका हुआ? तो सिरोही। तो सिरोही का नामकरण किसके आधार पर पड़ा? पर्वतों के आधार पर। अर्थात जिसका सिर सबसे ऊंचा हो उसी का नाम सिरोही है। उसी का नाम क्या है? सिरोही। तो ये है, कहीं भी अभी तक इसका उल्लेख नहीं है। स्टूडेंट पढ़ेंगे, ये ओनली मेरे अनुसार है जो मैंने दिया कि सिरोही क्यों पढ़ा। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ाए हुए मध्यवर्ती भाग और पश्चिमी रेतीला प्रदेश को विस्तृत रूप से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।